नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीसीएस हिंदी में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहला हमारा आर्टिकल आज का। अफ्रीका में फूड शॉर्टेज के कारण जिम्बाब्वे में 200 हाथियों को वहां की सरकार ने मारने का आदेश दिया है और इन 200 हाथियों को मारकर नागरिकों को भोजन प्रोवाइड कराया जाएगा। हाल ही में अल नीनो के कारण काफ़ी सूखा वहां पड़ा है और उस वजह से 68 मिलियन लोग जो है फूड शॉर्टेज का सामना कर रहे हैं। दूसरी हमारी जो न्यूज़ है वो दिल्ली में तीसरी महिला सीएम बनी है अभी हाल ही में आतिशी, जो कि आम आदमी पार्टी की एमएलए हैं। इनसे पहले सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। तीसरा हमारा जो आर्टिकल है वो पंजाब में एक तीसरे सिख गुरु थे अमरदास जी। इनकी जन्म दिवस पर ज्योति ज्योत दिवस मनाया गया है, जो कि 450वां है। ठीक है, तो सिखों के तीसरे गुरु का नाम है अमरदास जी और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 450वां ज्योति ज्योत दिवस मनाया गया है। और अगला आर्टिकल हमारा जो है वो क्वाड से संबंधित है। क्वाड 2024 की जो मीटिंग है वो यूएसए के विल्मिंगटन में मनाई जाएगी और इसमें क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं? क्वाड में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, 4 देश शामिल हैं। 21 सितंबर 2024 को इसका आयोजन किया जाएगा और इसी की साइडलाइन में भारत और यूएसए के बीच में 2+2 डायलॉग भी आयोजित किया जाएगा। 2+2 डायलॉग क्या होता है? जिसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, किसी देश के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री जब किसी मीटिंग में भाग लेते हैं तो उसको 2+2 डायलॉग बोला जाता है। अगला आर्टिकल हमारा COP29 के बारे में है, जो कि अज़रबैजान के बाकू में आयोजित किया जाएगा 11 से 22 नवंबर के बीच में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण एग्रीमेंट किए जाएंगे, उनके बारे में हम जान लेते हैं क्योंकि ये इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लाइमेट फाइनेंस एग्रीमेंट, जो कि इस मीटिंग के दौरान किया जाएगा। इसमें क्या होगा? जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए एक फंड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें विकसित देशों के द्वारा कुछ पैसे का मतलब हर साल इसमें कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो सारी डिटेल इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड इसको नाम दिया गया है, जिसका गठन किया जाएगा और फॉसिल फ्यूल्स यानी जो कि जीवाश्म ईंधन होते हैं उनका उत्पादन करने वाले देश इसमें फंडिंग करेंगे। जो देश जीवाश्म ईंधन से संबंधित प्रोडक्शन करते हैं उनके द्वारा इसमें फंडिंग की जाएगी और ये वॉलेंट्री होगी, मतलब कि ऐच्छिक होगा। जितना उत्पादन करेंगे उसके आधार पर, अनुपात के आधार पर इसमें पैसे की फंडिंग की जाएगी। 2025 के बाद विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की मदद के लिए राशि जुटाना इसका उद्देश्य है। इससे पहले क्या हुआ था? 2015 में एक एग्रीमेंट किया गया था, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो 2020 से, जिसमें विकसित देशों ने हर साल $100 बिलियन फंडिंग की थी। लेकिन ये एग्रीमेंट जो है 2030 तक ही है, तो 2030 से पहले एक नया एग्रीमेंट लाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो कि 2025 से लागू होगा। और वैश्विक ऊर्जा भंडारण क्षमता को 2030 तक 6 गुना करना इसका एक अहम लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन की वैश्विक मार्केट बनाना, डेटा सेंटर और डिजिटीकरण के कारण होने वाले उत्सर्जन को कम करना, क्योंकि हाल ही में हमने देखा है कि डेटा का काफ़ी यूज़ बढ़ गया है डिजिटलीकरण का, तो उसी वजह से जो इमिशंस हो रहे हैं उसको कम करने के लिए भी एक एग्रीमेंट किया जाएगा। क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड में 50% जो पैसा है वो विकासशील देशों को जलवायु प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए दिया जाएगा। बाकी 50% जो पैसा है वो नेशनल एक्शन प्लान को लागू करने के लिए किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान्स क्या है? ये मतलब हर देश के द्वारा क्लाइमेट से निपटने के लिए अपने अपने देशों में लागू किए जाते हैं। तो क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड जो है वो 50% तो क्लाइमेट प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा और 50% पैसा इसका जो है राष्ट्रीय एक्शन प्लान को लागू करने के लिए यूज़ किया जाएगा। लेकिन इसमें एक बाइंडिंग शर्त यह है कि जब इस फंड का कॉर्पस जो है $1 बिलियन होगा, तभी इस फंड से पैसा यूज किया जा सकता है, या कम से कम 10 देशों के द्वारा इसमें फंडिंग की गई हो। कहने का मतलब यह है कि $1 बिलियन का कॉर्पस होना चाहिए और कम से कम यह फंडिंग जो है वो 10 देशों के द्वारा दी गई हो, उसके बाद इस फंड का यूज किया जा सकता है। उसके बाद अगला जो आर्टिकल हमारा प्रोजेक्ट चीता के बारे में है। प्रोजेक्ट चीता के कारण कुछ नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व अभी चर्चा में है, जिनको हम देख लेते हैं। कूनो नेशनल पार्क, इसमें नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीते लाए गए थे प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत। ये न्यूज़ में है काफ़ी, तो ये देख लेते हैं। उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व और कान्हा टाइगर रिजर्व, ये चारों जो हैं वो एमपी में है यानी मध्य प्रदेश में है।
तो इनकी लोकेशन देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद अगला जो आर्टिकल हमारा विंडफॉल टैक्स के बारे में हाल ही में काफ़ी न्यूज़ में है। सरकार ने पेट्रोलियम रिजर्व पर विंडफॉल टैक्स को कम करके ज़ीरो कर दिया है। तो विंडफॉल टैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। विंडफॉल टैक्स ऐसे इनकम पर लगाया जाता है जो कि सडनली मतलब अचानक होती है, मतलब अप्रत्याशित आय पर लगने वाला जो टैक्स है उसको विंडफॉल टैक्स कहते हैं। जैसे लॉटरी और पेट्रोलियम क्रूड या कुछ ऐसे अन्य आय के स्रोत जो अचानक से मतलब आय का स्रोत बन जाते हैं, जैसे जिसमें पहले से डिफाइन नहीं है कि कितनी आय होगी, लेकिन अगर कहीं से अप्रत्याशित आय हो जाती है तो उस पर जो लगाया जाता है टैक्स उसको विंडफॉल टैक्स कहा जाता है। इसके बाद हम 19 सितंबर की कुछ न्यूज़ देख लेते हैं। पोर्ट सिटी सिडन, ये लेबनान की है। इसमें हाल ही में क्या हुआ है कि यहाँ एक साथ कई जगह पर पेजर अटैक हुए हैं। पेजर क्या होता है? पेजर एक कैलकुलेटर टाइप की एक डिवाइस है जिसको कम्युनिकेशन में यूज़ किया जाता है, और इसमें जीपीएस नहीं होता, इसीलिए इसको ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल रहता है। और लेबनान की जो राजधानी है वो बेरूत है, और लेबनान की सीमा लगने वाले देश हैं इज़राइल, सीरिया और मेडिटेरियन सी से भी इसकी सीमा लगती है। तो इसकी आसपास की कंट्रीज़ की कैपिटल और उसकी मुद्रा आप लोग देख लीजिएगा। वन नेशन वन इलेक्शन को कमेटी की मंजूरी, कैबिनेट ने मंजूरी दी है। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद थे, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, और इनके द्वारा अभी हाल ही में जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है सिंधु जल समझौता के बारे में है। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी से संबंधित जल के उपयोग से संबंधित समझौता है, जो कि 1960 में किया गया था, और हाल ही में इसको 64 वर्ष पूरे हो गए हैं। 19 सितंबर 1960 को इसको किया गया था, और इसमें जो मध्यस्थता की गई थी वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा की गई थी। सिंधु जल समझौता में सिंधु नदी तंत्र की 6 नदियों को शामिल किया गया है। इसमें सिंधु, चिनाब और झेलम, जो कि 3 पश्चिमी नदियां हैं, इनका पाकिस्तान को 80% इनका जल यूज़ कर सकता है, और 20% भारत इन 3 नदियों का जल यूज़ कर सकता है इस समझौते के तहत। और इस नदी तंत्र की जो पूर्वी 3 नदियां हैं, रावी, सतलज और ब्यास, इन 3 नदियों का भारत 80% जल उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान 20%। तो इसमें मेजरली 2 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है नदियों को, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में एक बार हम फिर से देख लेते हैं, सिंधु, चिनाब और झेलम आती है, जिन पर पाकिस्तान को 80% यूज का अधिकार दिया गया है। और पूर्वी नदियों में रावी, सतलज और ब्यास आती हैं, जो कि भारत को 80% इनका पानी यूज करने को अधिकृत किया गया है। भारत का इन नदियों पर सीमित अधिकार है। जो पश्चिमी नदियां हैं जो कि पाकिस्तान के मतलब अधिकार क्षेत्र में हैं, भारत इन पे क्या क्या कर सकता है? सिंचाई के लिए इनके जल का उपयोग कर सकता है, रन ऑफ द रिवर पावर प्लांट लगा सकता है, बहुत सीमित स्टोरेज वाले बांध बना सकता है। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिससे नदी के बहाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि जैसे कि इस पावर प्लांट्स में जो पानी यूज़ किया जाता है उसको पुनः रिवर में छोड़ दिया जाता है, जिससे कि नदी के बहाव में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कहा जाता है। भारत का नदियों पर सभी एक्सक्लूसिव अधिकार हैं, जो कि पूर्वी नदियां हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट हैं भारत के द्वारा, जैसे पाकुल दुल और लोअर कलनई। पाकुल दुल जो है मरुसूदर नदी पर है, जो कि चेनाब की सहायक नदी है, और लोअर कलनई ये चेनाब नदी पर है, ठीक है। किशनगंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि झेलम की सहायक एक नदी है किशनगंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम नदी भी कहते हैं। उसके बाद में एक रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी पर। इसके बाद जो अगला आर्टिकल हमारा इंडिया डिफेंस कॉन्क्लेव का है, जो कि 9वां अधिवेशन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था 19 सितंबर को, और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में इसका आयोजन किया गया है। अगला आर्टिकल हमारा जो है अपडेट स्किल के बारे में है। अपडेट स्किल अपडेट फ्यूचर, यह एक कौशल विकास प्रोग्राम है जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया गया है महाराष्ट्र में, कौशल विकास को लेकर बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या होगा, 1000 आचार्य चाणक्य कौशल विकास केंद्र आयोजित किए जाएंगे, और 500 महिला सहायता समूह को वित्तीय सहायता के लिए मदद की जाएगी। इसके बाद अगला आर्टिकल हमारा जो है प्राचीन आयुर्वेदिक वृक्ष चिकित्सा के बारे में है। इसको पणजी गोवा में आयोजित किया जाएगा, और गोवा के राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और CM हैं प्रमोद सावंत। कैबिनेट ने 4 अंतरिक्ष अभियानों
अगला जो हमारा आर्टिकल है, कैबिनेट ने हाल ही में 4 अंतरिक्ष अभियानों को मंजूरी दी है, जिसमें चंद्रयान-4 चंद्रमा पर मानव को उतारना, ये 2040 में इसरो के द्वारा टारगेट रखा गया कि 2040 तक चंद्रमा पर मानव को उतारने का प्रोजेक्ट है, जिसको चंद्रयान-4 नाम दिया गया है। अगला जो दूसरा मिशन है वो शुक्र पर किया जाएगा, जो कि पहला मिशन होगा शुक्र पर, और इसका नाम दिया गया है शुक्रयान, और ये मार्च 2028 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का एक टारगेट रखा है इसरो ने, 2035 तक इसको पूरी तरह से स्थापित किया जाएगा, और 2028 में पहली लॉन्चिंग की जाएगी इसकी। एक रीयूजेबल रॉकेट का डेवलपमेंट कर रहा है इसरो, जिसका नाम दिया गया है नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, और ये चारों प्रोजेक्ट जो हैं वो इसरो के स्पेस विजन 2047 के तहत लागू किए गए हैं। तो पहला जो इसमें इम्पोर्टेंट अभियान है चंद्रयान-4, इससे संबंधित कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जान लेते हैं, क्योंकि इसरो से संबंधित मिशन है तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो हमारा है, चंद्रमा से सैंपल को पृथ्वी पर लाना, और इसमें 5 विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल लगे होंगे, ठीक है, और 2 अलग अलग लॉन्च में इनको भेजा जाएगा। जैसे 5 जो विभिन्न मॉड्यूल होंगे उनको 2 बार में लॉन्च करके स्पेस में ही असेंबल किया जाएगा, जिसको हम डॉकिंग एंड अनडॉकिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है, 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में कनेक्ट करके ऑर्बिट में किया जाता है, ठीक है। और जो अगला है हमारा वो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जिसमें क्या होगा, इसकी जो भार क्षमता होगी, भार ले जाने की क्षमता, वो 30 टन तक के भार को ये लो अर्थ ऑर्बिट में ले जा सकता है, और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को स्थापित करने में एक अहम भूमिका निभाएगा, और नेक्स्ट 7 वर्षों में इसका कंप्लीट डेवलपमेंट किया जाएगा। मतलब कि आने वाले 7 वर्षों में नेक्स्ट जनरेशन लॉन्चिंग व्हीकल जो है हमारा पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, ऐसा इसरो का स्टेटमेंट है। देखिए, शुक्र पर भेजा जाने वाला तो ये पहला मिशन होगा शुक्रयान, लेकिन इससे पहले अगर ग्रहीय मिशन की बात की जाए तो हम मंगल पर पहले ही एक मिशन भेज चुके हैं 2013 में। इसके बाद अगला आर्टिकल हमारा, केंद्र ने न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी की घोषणा की है रबी की फसलों के लिए, और ये इसकी कॉस्ट है 24,475 करोड़। न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी क्या होती है? न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी में क्या होता है कि जो फसलों के लिए जो पोषक तत्व तो आवश्यक होते हैं, उनके आधार पर अगर कोई सब्सिडी दी जाती है तो उसको न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी कहते हैं। जैसे रबी की फसलों के लिए पोटास और फास्फोरस की आवश्यकता है, तो पोटास और फास्फोरिक उर्वरकों पर दी जाने वाली सब्सिडी को न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत माना जाएगा। रबी की सीज़न कब से कब स्टार्ट होती है? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये सीज़न रहती है, रबी की सीज़न। रबी की फसलों के बारे में आप लोग कमेंट करिएगा कि रबी की फसल कौन कौन सी हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन मुंबई में स्थापित किया जाएगा, जो कि कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 8 के तहत किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर एनिमेशन मुंबई, इसमें कौन कौन शामिल होगा? CII, फिक्की और गवर्नमेंट। तो आज की डिस्कशन में इतना ही बस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।